पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। सो इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस मिल रही हैं, साथ में यूपी बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस तथा नोटिफिकेशन यदि आप यूपी बीएड एंट्रेंस 2022 में लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे पहले मैंने आपकी इसी सब्जेक्ट की क्लासेस करवाई हैं, यानी फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, जो आपका पेपर 1 है CSGMU का। अगर आप अन्य यूनिवर्सिटी से हैं तो आप अपने ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हैं कि ये आपकी यूनिवर्सिटी में कौन सा वाला पेपर है, और अगर यदि सेमेस्टर प्रणाली है तो उसमें कौन कौन से टॉपिक आने हैं, ये मैच कर लीजिए और टॉपिक वाइज साथ में कवर करते रहिए। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा के उद्देश्य की। शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्य का अर्थ एवं परिभाषा। यदि आप शिक्षा के उद्देश्य में आइए तो सबसे पहले आपको एक शब्द मिल रहा है उद्देश्य। तो आप एक लाइन में यदि कहना चाहें कि उद्देश्य क्या है तो सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए कि उद्देश्य क्या होता है वास्तव में, है ना। तो जब आप उद्देश्य जान जाएंगे क्या होता है, तब आप क्या जानेंगे कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है, या जीवन में किसी और चीज़ के भी उद्देश्य तभी पता चलेंगे जब आपको उद्देश्य का एक उचित अर्थ पता होगा। ठीक, तो देखिए उद्देश्य यदि स्पष्ट रूप से बात की जाए तो ये कह सकते हैं कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, आपका जो भी टारगेट है, उस टारगेट के लिए आप जो कुछ कर रहे हैं, है ना, उस आदर्श स्थिति को यानी उस आइडियल सिचुएशन को क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। ठीक, अब जैसे कि आपने एक एम या टारगेट सेट कर लिया कि मुझे टीचर बनना है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, उद्देश्य। ठीक, आपका अल्टीमेटली गोल क्या हो गया कि आई वॉन्ट टू बी अ टीचर इन माई लाइफ। ठीक है, अब उससे पहले क्या प्रोसेस है, आपने 12th किया, ग्रेजुएशन किया या पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। ठीक, तो आपने अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपको जैसे ही पता है कि टीचिंग लाइन में, तो आपने क्या किया, DLED किया या बीएड कर रहे होंगे आप, है ना। उसके बाद में आपको पता है कि आपको टेट क्लियर करना है, सीटेट क्लियर करना होगा, सुपर टेट या जो भी जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं आपके, TGT PGT, ईच एंड एवरीथिंग। सो अल्टीमेटली आपका उद्देश्य आपको पता है कि टीचर है, उससे पहले की सारी प्रोसेस आपको पता है। तो बस शिक्षा के उद्देश्य का अर्थ और परिभाषाओं की यदि बात करें तो आपने उद्देश्य समझ लिया कि क्या होता है। सो अब शिक्षा का भी अपना एक उद्देश्य है। आप सोच रहे हैं हम अपना उद्देश्य तो शिक्षा के थ्रू पहुंचेंगे अपने उद्देश्य तक, अब शिक्षा का भी उद्देश्य है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, शिक्षा का भी वास्तविक उद्देश्य है। क्या है कि शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा प्रेरक है, यानी कि इसे आप अंग्रेजी में कहें तो एक ऐसा कैटलिस्ट है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, जब कोई रिएक्शन को स्लो करना होता था या उसे फास्ट करना होता था तो वहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट का यूज़ करते थे, सेम वैसे ही जो व्यक्ति को वांछित परिवर्तन की आदर्श स्थिति की ओर संकेत करता है, एक ऐसी स्थिति जिसे सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। ठीक है, शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की आवश्यकता, जी हाँ बिल्कुल आवश्यकता होती है। जैसे आपकी औपचारिक शिक्षा, मैंने आपको औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के में डिफरेंस भी आपको बताया था ना, कि औपचारिक शिक्षा जो होती है वो एकदम डिफाइंड होती है, ठीक है, और जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो अनडिफाइंड होती है। इसमें टाइमली सब चीज़ें होती हैं, इसमें जो आपका एजुकेटर होता है, जो टीचर होता है, जो लेसन्स होते हैं वो सब कुछ पूर्व निश्चित होते हैं, सब प्री डिफाइंड होते हैं। बट जो आपका अनौपचारिक शिक्षा होती है उसमें कुछ भी डिफाइंड नहीं होता, बच्चा कहीं से भी सीख सकता है। लेकिन अब यहाँ पे जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उसके अंतर्गत आपका पाठ्य चर्चा एवं शिक्षण, साथ में शिक्षक जो शिक्षा प्रक्रिया का संचालन कर रहे हैं, है ना, उनके क्या उद्देश्यों के निश्चित होने से अधिगम। देखिए सीधी सी बात है, यदि आपको बहुत अल्टीमेटली पता है कि मुझे कुछ नहीं करना, आई वांट टू बी ए टीचर, सो आपको पता है कि हमारा बीएड जैसे आप पढ़ रहे हैं कि इसका डिफाइंड सिलेबस ये है, हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया आपके लिए ईजी हो गया ना। अगर आपको सिलेबस ना देते और कह देते कि आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर इतनी तारीख का है और आपको देने आना है, तो क्या ये आपके लिए आसान होता, नहीं होता। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि उद्देश्य आपकी शिक्षा प्रक्रिया को आसान बना देता है, सरल बना देता है। ठीक, उसके बाद में समय एवं शक्ति का सदुपयोग होता है। कैसे, जैसे जब आपको अल्टीमेटली गोल पता है, सब कुछ पता है, आपने सिलेबस देख लिया है, बुक्स हैं आपके पास, नहीं है तो आपको आपके पास यूट्यूब एक बढ़िया साधन है, और जो भी टॉपिक आपको चाहिए आप गूगल से निकाल सकते हैं, है ना, या आपको इस क्लास की भी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं आप। तो
ये क्या है, समय का सदुपयोग ही तो है। अभी आपको नहीं पता होता, आप ढूंढ रहे होते हैं कि इस प्रकाशन की बुक पढ़ते, उस प्रकाशन की बुक पढ़ते, पता ही नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी की पढ़ना है, क्या करना है। तो जो समय और शक्ति का सदुपयोग है, ये भी क्या है, आपका शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत ही आता है। अतः एक लाइन में यदि कहा जाए तो शिक्षा में निश्चित उद्देश्यों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण आधार। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए सीधी सी बात है, आज जो जनरेशन है कुछ समय के बाद में ये खत्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट जनरेशन आएगी, है ना। अल्टीमेटली क्या होता है, जनरेशन वाइज जनरेशन चेंज होती रहती है। तो आपको नहीं लगता है कि जो हमसे पुराने लोग हैं वो हमें सिखाएं, हम आने वाली जनरेशन को सिखाएंगे, आने वाली जनरेशन अपनी आगे वाली जनरेशन को सिखाएगी। इन सब चीज़ों को जो ट्रांसफ़र करना होता है वो अल्टीमेटली इसी टॉपिक पे बेस होता है। ठीक है, कैसे होता है आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, दार्शनिक आधार। देखिए शिक्षा के उद्देश्यों एवं पाठ्यचर्चा के निर्माण आधार निम्नलिखित है। पहला आपका दार्शनिक आधार हो गया। यदि दार्शनिक आधार की बात की जाए तो दो तरीके के लोग होते हैं। कैसे, एक तो जो आध्यात्मिक शक्ति पे विश्वास करते हैं, है ना, जो अल्टीमेटली ये मानते हैं कि ईश्वर है और उनका पूरा अंतिम जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है, आत्मानुभूति होती है और मानव के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर वो बल देते हैं। कौन, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं। एक दूसरे तरीके के लोग होते हैं, कैसे, वो भौतिकवादी होते हैं। जैसे आपके साइंटिस्ट, वो क्या होता है, एक्चुअल में कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ, मतलब अल्टीमेटली वो ये मानते हैं कि जो भी सब चीज़ें हैं वो साइंटिफिक हैं। ठीक, तो उनका जो उद्देश्य होता है वो आध्यात्मिक उद्देश्यों से एकदम अलग होता है। लेकिन यदि बात की जाए दार्शनिक अधिकार या दार्शनिक आधार के परिप्रेक्ष्य में, तो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो किसी समाज की उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु ये दोनों ही उद्देश्य आवश्यक होते हैं। उत्तरोत्तर वृद्धि का मतलब यही हुआ कि जो आज आप सीख रहे हैं वो आपको आने वाली जनरेशन को सिखाना होगा, फिर वो आने वाली जनरेशन को सिखाना होगा। देखिए अगर ऐसा नहीं होगा, मान लीजिए कोई एक साइंटिस्ट है, ठीक है, वो किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं, ठीक, अगर उन्होंने पुरानी जो थ्योरी है, जो बीते हुए साइंटिस्ट गलती करके गए हैं, अगर वो उन सब थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे तो वो आगे आने वाली खोज को कैसे सही कर पाएंगे। पता चले उन्होंने खोज शुरू की फिर से वो वही गलती कर बैठे जो उनसे पहले 2-4 साइंटिस्ट गलती कर रहे थे। तो इसके कहने का तात्पर्य, समझाने का सिर्फ यही है कि अगर आप पुरानी चीज़ें जो हैं उनको डिफाइंड तरीके से पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आप उसे आगे आने वाली पीढ़ी को भी समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका दार्शनिक अधिकार। यदि बात करते हैं समाजशास्त्रीय आधार की, तो समाजशास्त्रीय आधार का तात्पर्य यहाँ पे क्या होता है कि विभिन्न परिस्थितियों से होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपकी समाज में संस्कृत है, हमारे लोगों का खाना पीना, रीति रिवाज, कल्चर जिसे आप कह सकते हैं, है ना, और बोलने का तरीका, हम लोगों के स्किल्स जो हैं, है ना, और रिचुअल्स हैं, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके धर्म दर्शन की सब कुछ आते हैं। किसके अंदर आते हैं, समाजशास्त्रीय अधिकार के अंदर गत आते हैं। समाज के इन समस्त पक्षों को शिक्षा द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। किनका किया जाता है, तो ये जो अभी हमने आपको बताए हैं, है ना। तो इसी प्रकार क्या कहा गया कि समाज परिवर्तनशील है। ठीक, उसकी संरचना धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सभी स्थितियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। सीधी सी बात है, शिक्षा ही प्राचीन मान्यताओं एवं परिवर्तनों को प्रसारित करती है, अतः शिक्षा के इन्हीं उद्देश्यों को इन्हीं आधार पर निर्मित किया जाता है। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और साथ में यदि आपको PDF चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आइए बात करते हैं राजनीतिक आधार पर। देखिए शिक्षा का जो हम लोग आज का टॉपिक क्या था, शिक्षा का उद्देश्य। कभी टॉपिक नहीं भूलिएगा कि आप पढ़ के आ रहे हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य जो है वो हमारा राजनीतिक अधिकार के निर्माण हेतु भी सहायक होता है। कैसे होता है, देखिए जहाँ पे एक तंत्र की शासन प्रणाली है ना, वहाँ तो इन सब चीज़ों का कोई अवसर ही नहीं प्रदान होता है। लेकिन 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 जहाँ पे लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है, जैसे हम अपन लोगों के यहाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के अवसर प्रदान किए जाते हैं, है ना। साथ में राजनीतिक सुरक्षा में समाज की शिक्षा प्रायः बहुउद्देशीय होती है। ठीक,
यदि आर्थिक आधार पे बात की जाए तो आर्थिक आधार में शिक्षा आपका कैसे सहायक होती है, तो देखिए किसी भी समाज की शिक्षा के उद्देश्य उस समाज की आर्थिक स्थिति के आधार पर निश्चित होते हैं। आर्थिक रूप से समृद्ध समाजों की शिक्षा अत्यंत व्यापक होती है। देखिए जो आपके आप ऐसे समझिए, जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज डेवलप्ड कंट्री, सबको पता है ना यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री, जैसे अमेरिका, अपना इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। तो जो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था है वो इतनी अल्टीमेट है, कैसे, क्योंकि वहाँ का आर्थिक आधार क्या है, बहुत मजबूत है अपने यहाँ की अपेक्षा, या ये कह सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की अपेक्षा। वैज्ञानिक अधिकार और मनोवैज्ञानिक अधिकार, यानी कि वैज्ञानिक जो आपका आधार है और जो मनोवैज्ञानिक आधार है, इस पे भी यदि बात की जाए तो देखिए वैज्ञानिक में क्या होता है, वैज्ञानिक द्वारा जो अंधविश्वास की समाप्ति होती है और नए नए आविष्कार होते हैं। और नए नए आविष्कार का उदय इसलिए होता है क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है वो उसको जितना ही ज़्यादा कंफर्ट मिले। आपको आज आप एक काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको आपने देखा कि अरे अभी तक मान लीजिए क्या होता था, हाथ से कपड़े धुले जाते थे, देखा वॉशिंग मशीन आ गई तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद में फिर वॉशिंग मशीन का डेवलप्ड वर्जन आ गया, उसमें क्या किया, कपड़े डालें वो आराम से सूख के निकलते हैं बाहर, ठीक है। फिर उसके बाद में उससे भी अल्टीमेट वर्जन आ गया, प्रॉपर प्रेस होके बढ़िया तय होकर के निकलते हैं। सो दिन प्रतिदिन जो है क्या है, इसका विकास ही तो हो रहा है ना वैज्ञानिक स्तर से देखा जाए। ये सब भी किसके थ्रू हो रहा है, तो शिक्षा के थ्रू हो रहा है। सो अल्टीमेटली देखा जाए तो शिक्षा के उद्देश्य में जो आपका वैज्ञानिक आधार है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब यदि मनोवैज्ञानिक आधार की बात की जाए तो देखिए इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी दो बच्चे समान नहीं होते हैं, भले उनकी कुछ चीज़ें मैच करते हैं। जैसे मुझे पिंक कलर पसंद है, हो सकता है उनको भी पिंक कलर पसंद हो, ठीक है। कोई दो बच्चे हैं, उनको एक को मैगी पसंद है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को मैगी ही पसंद हो सकता है उसको बर्गर पसंद हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मनोवैज्ञानिक आधार पर यदि बात की जाए तो दो बच्चे कभी समान नहीं होते हैं, उनकी रुचि, क्षमता, योग्यता, अधिगम यानी लर्निंग पावर जो होती है वो सब अलग होती है। इसलिए आज शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, हम मतलब जो शिक्षा, जो एजुकेशन, अभी हमने आपसे कहा था ना, आपका जो लक्ष्य है वो आप एजुकेशन के थ्रू जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब शिक्षा का भी अपना एक उद्देश्य है, समझ रहे हैं बात को, अल्टीमेटली कहना क्या चाह रहे हैं, बहुत डीप सोचिए आप। ये नहीं सोचिए कि बीएड है तो मैं ऐसे ही मतलब लिख दूंगा या लिख दूंगी। देखिए लिखना, पास होना, ठीक है, चीज़ों को पास करके निकलना आगे ये आसान है, लेकिन आप जो कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है कि आप जो कर रहे हैं आप उसको इतना बेहतर करिए, इतना बेहतर करिए कि अल्टीमेटली आपको पूरा जीवन भर याद रहे कि हाँ हमने ये पढ़ा था। और आगे यदि आपको कभी उस चीज़ को पढ़ाना पड़ जाए या आपसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ही पूछ दें कि अच्छा आप बीएड कर रहे हैं, सो जरा बताइए कि शिक्षा के भी तो उद्देश्य होते हैं, तब पता चले आप सोच में ना पड़िए कि शिक्षा के उद्देश्य, हमारा उद्देश्य तुम शिक्षा से गेन करेंगे, शिक्षा के भी उद्देश्य होते हैं। तो ऐसे एकदम आश्चर्यजनक नहीं होना है, आपको उनको कम शब्दों में इतना बेहतरीन जवाब देना है कि एकदम बढ़िया से सब चीज़ें प्रॉपर लोग सोचें। तो इस हिसाब से आप पढ़िए, आप सोचिए कि आप अपने आप को पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से पढ़िए। तो देखिए अब आजकल जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, यहीं से देखिएगा कि बालक की आवश्यकता एवं उसकी मनोवैज्ञानिक क्षमताओं के अनुरूप ज्ञान प्रदान करना, ठीक, ये एक अल्टीमेटली उद्देश्य है शिक्षा का। अतः इन समस्त तथ्यों का आधार मानकर ही शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। अब शिक्षा के कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं जिन्हें आप क्या कह सकते हैं, मेजर एम्स ऑफ एजुकेशन। कैसे, सबसे पहले शारीरिक विकास का उद्देश्य, जैसे आपने देखा योग, लोग क्या करते हैं, मांसपेशियों को मजबूत और कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, है ना, इनके विकास पर जोर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है वो स्वस्थ होते हैं। और अल्टीमेटली ये आप सोचिए कि यदि आपका शारीरिक विकास बढ़िया है तो आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, भौतिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप फिट एंड फाइन हैं तो आप जो गेन कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो बहुत देर तक आपको स्मरण में रहेगा। साथ में योग कर रहे हैं यदि आप, मैंने आपसे कहा था ना मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। अगर आप योगा कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका शारीरिक विकास हो रहा है, साथ में मानसिक विकास हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का, ये सब चीज़ें भी आपके शिक्षा के उद्देश्य यानी मेजर
एम्स ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती हैं। साथ में मानसिक विकास का उद्देश्य क्या है, देखिए शारीरिक विकास के साथ साथ ये व्यक्ति का मानसिक विकास करना भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। मनोविज्ञान में विश्वास रखने वाले शिक्षा शास्त्री मानसिक विकास का अर्थ बाल, अब देखिए जो जो आपके शिक्षा शास्त्री हैं वो क्या मानसिक विकास का अर्थ मानते हैं, और कुछ लोग और अलग मानते होंगे क्या, कि बालक की स्मृति कल्पना यानी कि उनकी याद रखने की क्षमता, निरीक्षण, तर्क, समझ आदि क्षमताओं के विकास से लेते हैं। और लेकिन कुछ विद्वान जो हैं वो क्या करते हैं, विवेक शक्ति तो कुछ बौद्धिक विकास को मानसिक विकास की श्रेणी में रखते हैं। ठीक, अब यदि वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में मानसिक विकास से तात्पर्य उसे तर्कपूर्ण विचार, यानी कि जैसे कि आप किसी ऐसे टॉपिक पे बात करना उनसे शुरू करिए कि जिसपे अपने आप ही तर्क वितर्क वो बच्चा करे, तो आप उसे समझ जाएं कि उसकी सोचने समझने की क्षमता क्या है। आप एक अच्छे लिसनर बनिए, ये मैंने आपसे बहुत दिन पहले की क्लासेस में भी बोला था, तो आपको समझ में आ गया कि सामने वाला क्या कह रहा है, आप उससे कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे। ठीक, फिर देखिए सामाजिक विकास का उद्देश्य, आपका एम्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट क्या है। सबको पता है कि जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही वह अपनी समस्त क्रियाएं करता है। उसकी मूल प्रवृत्तियां उसे अपने समूह में रहने के लिए प्रेरित करती हैं, उसे अपने समाज में सहयोग, देखो क्या है, हम लोगों को अपने ही यहाँ क्यों बोलते हैं कि हमें अपने घर में अच्छा लगता है, या आप मान लीजिए कहीं दूर स्टडी करने गए तो आपको घर की याद आती है। क्यों याद आती है बताएं, क्योंकि आपको अपने घर के आसपास के जो लोग हैं आप उन्हें बचपन से देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, मित्र हैं आपके वहाँ पे, तो उनसे आपको क्या मिलता है, कोई काम हुआ बढ़िया फ्रेंड आ गया चले गए, या चाचा ताऊ ताई या किसी ने भी आपकी हेल्प कर दी तो सहयोग मिलता है। ठीक है, प्रेम मिलता है लोगों से। और यदि जैसे कि मान लीजिए आप किसी कारणवश फेल हो गए या ऐसा कुछ हो गया कि आप परेशान हैं, तो बहुत से लोग आपको सहानुभूति भी प्रदान करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें ह्यूमन बींग्स के नेचर में हैं, उनको बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक, और अगर आप बाहर हैं तो मे भी आपको कोई सहानुभूति प्रदान करने वाला, इतना प्रेम करने वाला, सहयोग करने वाला वहाँ पे आप न्यू गए हैं तो ना मिलो। और आजकल की दुनिया में तो जानते ही सब चीज़ें क्या हैं, वो तो डिफाइन करने की नीड है नहीं हमको। तो जो सामाजिक विकास का उद्देश्य भी शिक्षा का उद्देश्य के अंतर्गत में आता है। ठीक है, तो इसकी तरीके से यदि बात की जाए तो बालक का सामाजिक विकास अत्यंत आवश्यक होता है। अब देखिए जो बालक होता है उसका सामाजिक विकास बहुत ज़रूरी है, और घर की अपेक्षा उसका जो सामाजिक विकास है वो विद्यालय में अति उत्तम माना जाता है। क्यों, क्योंकि वो 4 फ्रेंड सर्कल के बीच में जो रहेगा बच्चा, तो देखिए मान लीजिए बच्चा आपका 5th में है, क्लास 5th में है, तो वो 5th क्लास के ही तो बच्चों के साथ में ग्रुप फ्रेंड सर्कल बनेगा उसका 4-5 बच्चों के साथ में, तो वो उन्हीं लोगों के साथ रहेगा। ठीक, तो उसका जो विकास है वो पूर्ण रूप से होगा। ठीक, अब यदि बात की जाए सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य की, देखिए सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य का तात्पर्य यहाँ पे सिर्फ यही है कि आप अपने कल्चर को आने वाली पीढ़ी में कैसे प्रदान कर सकते हैं, किन किन अलग तरीके से प्रदान कर सकते हैं। साथ में जो आपको आपके बुजुर्ग ने सिखाया आपने उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस ज़रूर किए होंगे, अब वो आने वाली पीढ़ी में पहुँचाएंगे, आने वाली पीढ़ी वाले कुछ चेंजेस करेंगे तब वो आगे वाली पीढ़ी में पहुँचाएंगे। सो इन सब चीज़ों की निरंतरता बनी रहे, इसलिए देखिए अंत में क्या कहा जा सकता है कि प्रत्येक समाज की शिक्षा का एक उद्देश्य सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए। बच्चों को समाज की संस्कृति विशेष अथवा समाज की विशेष संस्कृतियों के मूल तत्वों का ज्ञान कराना चाहिए। ठीक, नैतिक एवं चारित्रिक विकास के उद्देश्य की यदि बात की जाए, जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि बच्चों को बचपन में मॉरल एजुकेशन की स्टोरीज सुनाई जाती हैं। पहले आपको एक पूरी स्टोरी सुनाई जाएगी, शायद आपने अपने टाइम पे कुल्हाड़ी वाली कहानी सुनी है, यदि सुनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। क्या होता है, एक लकड़हारा होता है, वो उसकी लकड़ी काटते काटते गिर जाती है, फिर उसी तालाब से जहाँ तो एक भगवान जी प्रकट होते हैं, वो पूछते हैं सोने की कुल्हाड़ी दिखा के आपकी है, बोलता है नहीं, तो उसकी ईमानदारी के बेसिस पे उसको वो कुल्हाड़ी दे देते हैं, जबकि उसने ईमानदारी दिखाई और अंत में जो उसकी लकड़ी की कुल्हाड़ी थी सिर्फ उसने वही ली। मतलब उसको लालच देने की कोशिश की लेकिन वो लालच में नहीं पड़ा। उसके बाद में आपको इससे इतनी बड़ी कहानी सुनाई गई और बच्चे को क्या शिक्षा दी गई कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी दिखाया गया। अब ये बात अगर आप डायरेक्टली बच्चे को बोल देते कि बेटा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो क्या बच्चे को समझ में आती ही नहीं। लेकिन जब आपने उसे कहानी सुनाई तो उसके अंदर एक अलग ही रुचि
बढ़िया से डेवलप हुई, वो आराम से बच्चे सुनते गए और कहानी के माध्यम से ही सीख गए। ठीक, तो ये क्या है, एक मॉरल एजुकेशन के थ्रू लोगों के अंदर समाज के प्रति नैतिकता, जागरूकता, ये सब चीज़ें डेवलप कराना है। ठीक, अब यदि बात करें व्यावसायिक विकास का उद्देश्य, ये आजकल की जनरेशन में आप ये मान के चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए आजकल की दुनिया में क्या है, आदमी अगर हम लोग अपनी भाषा में नॉर्मली बोलें तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगर उनके सापेक्ष बात की जाए तो वहाँ पे देखिए लोगों के बीच में इतनी स्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि लोग स्वार्थी प्रकृति के हो गए हैं। सामने वाला हमसे आगे ना बढ़ पाए। देखिए ये सत्य है कि आप ये चाहते हैं कि आपका दोस्त आगे बढ़े, लेकिन आपका दोस्त आपसे आगे बढ़े ये शायद आप नहीं चाहेंगे, है ना। वैसे कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं मैम आप पैसे कैसे कह देती हैं, दोस्त के लिए तो जान हाजिर, वो देखिए वो एक अलग बात हो गई। लेकिन जो ये मानव की, अगर आप रियल नेचर बेस पे बात करेंगे ना, जो ह्यूमैनिटी की, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ह्यूमैनिटी होती है, जो सब चीज़ें होती हैं, ये एकदम सत्य है। तो ये सब चीज़ें जो व्यावसायिक विकास के उद्देश्य की यदि सापेक्ष बात की जाए तो आप देखिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको हम और दे देते हैं इसका। आज आपकी गली के एक चौराहा है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे एक मोमोज वाले ने दुकान लगाई अपनी। ठीक है, बढ़िया लोगों की भीड़ लगने लगी भाई साहब, यहाँ पे बहुत से लोग मोमोज खाने आने लगे। तो आप देखिए 15 ही दिन बाद यहाँ पे एक और मोमोज को ठेला लगने लगेगा, फिर उसी के बगल में नूडल्स का भी लगने लगेगा, साथ में मूंगफली, मतलब कुल मिला के ये क्या हुआ, आपका पूरा कंपटीशन बढ़ गया। और साथ में अब वो बेचारा जो पहले वाला था उसको तो यही फीलिंग आएगी ना कि बताओ हमने शुरुआत की और मजे ये सब उठा रहे हैं, है ना। तो इन सब के बीच में आपस में क्या आ जाएगा, ईर्ष्या, द्वेष, स्पर्धा। वो सोचेगा कि हम इनसे सस्ता बेचे तो हमारी दुकानदारी ज़्यादा होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपका व्यावसायिक विकास है, इस वाले ये भी एक शिक्षा का उद्देश्य है, परंतु इसमें जो मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती है और इसमें शिक्षा की सहायक ही होती है। ठीक, इसमें लोग धन जुटाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, आप बस ये सीख सकते हैं। अब देखिए जीविकोपार्जन जीवन का प्रमुख उद्देश्य है, क्या है, व्यवसाय। नागरिकता की शिक्षा की यदि बात की जाए, एम्स ऑफ सिटीजनशिप एजुकेशन, देखिए नागरिकता के सापेक्ष यदि बात करें तो देखिए नागरिकता के उत्थान के लिए क्या होता है बताइए। देखिए नागरिकता के उत्थान के लिए क्रियाशील होते हैं, क्या क्रियाशील होते हैं, देखिए पूरा इस टॉपिक को पढ़िए। शिक्षा का यह अनिवार्य उद्देश्य है, अनिवार्य है, याद रखिएगा, अनिवार्य उद्देश्य है कि वह राष्ट्र की मान्यता के अनुरूप नागरिकों का निर्माण करें। आपने सिटीजनशिप एक्ट देखे होंगे, नागरिकता छीन जाती है, कैसे छीन जाती, क्यों छीन जाती, आपने ऐसा क्या काम किया कि नागरिकता छीन गई। और अपने अलग अलग कंट्रीज़ की नागरिकता प्राप्त करने के लिए वहाँ की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता है। तो ये सब क्या है, ये सब शिक्षा के अनिवार्य उद्देश्य हैं। यदि राष्ट्र की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के उद्देश्य के विषय में बात की जाए तो देखिए आज एक्चुअल में क्या है, हमारे देश में कितनी समस्याएं हैं। अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो पिछड़ेपन की समस्या है, दूसरे प्रमुख रूप से बात की जाए तो जनसंख्या की है, तीसरे प्रमुख रूप से बात की जाए तो अलगाववाद, आतंकवाद है। तो इन सब का नियंत्रण हम लोग किस बेसिस पे करते हैं, जा करके शिक्षा के ही थ्रू तो करते हैं। देखिए मैम शिक्षा के थ्रू कैसे कह सकती हैं आप, आइए बताते हैं आपको कि कैसे करते हैं। देखिए इस पे वैज्ञानिक प्रवृत्ति पर बल दे रहे हैं आप, जो आपकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो आपने क्या किया, लोगों को पूरी बढ़िया से एक पूरा प्रॉपर परफॉर्मर तैयार किया, लोगों को समझाना, ऐड के थ्रू, टीवी के एड्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, साथ में एक किसी एजुकेशन में जोड़ देना, एजुकेशन पॉलिसी में ऐड कर देना कि जब ज़्यादा जनसंख्या होगी, ज़्यादा लोग होंगे तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है देश को। जब लोगों को ये पता होगा, ठीक है, तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था ही बना देंगे कि लोग इसको समझ जाएं। अगर अब यदि बात आती है अलगाववाद और आतंकवाद की, तो इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग किस पर विशेष चर्चा करते हैं, राष्ट्रीय एकता के विकास पर बल दिया जाता है, जो वर्तमान समय की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भी है। अब देखिए अब शिक्षा केवल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि, अब देखिए कि तत्काल मान लीजिए कुछ हुआ, कहीं विवाद हुआ तो बस खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा
जो आपका राष्ट्र है, यदि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक शिक्षित होंगे तो राष्ट्र में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो भी समझ सकेंगे, सही क्या है गलत क्या है, सब चीज़ों का नॉलेज उन्हें भी होगा। अब आध्यात्मिक चेतना का विकास का उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षा द्वारा आध्यात्मिक विकास से तात्पर्य मनुष्य को, देखिए यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट है ये कि मनुष्य को ब्रह्मांड की वास्तविकता से परिचित कराना तथा उससे अपनी आत्मशक्ति एवं परम शक्तिशाली सत्ता का ज्ञान प्राप्त कराना या करना है। सौंदर्य अनुभूति का प्रशिक्षण क्या है? बस यहाँ पे ये है कि आपका जो मन है वो आपको उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाए, जैसे स्किल बेस्ड कोर्स कह सकते हैं आप इसे। आपको देखिए 12th तक तो ग्रेजुएशन ये सब तो आपको करना ही करना है। साथ में यदि आपको लगा कि मुझे ना यार मेकअप में बहुत इंटरेस्ट है, आपने 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स कर लिया मेकअप का, आपको लगा कि मैं एजुकेशन तो कर रहा हूँ बट मुझे ना कोई एक लैंग्वेज सीखने नहीं चाहिए, आपने सी लैंग्वेज का कोर्स कर लिया, आप टेक्निकल लाइन में चले गए। तो अल्टीमेटली ये जो सौंदर्य अनुभूति का प्रशिक्षण है ये डिपेंड करता है कि जो मानव है उसका, जो बच्चा है उसका इंटरेस्ट क्या है, ये टोटली डिपेंड ऑन इंटरेस्ट। ठीक, अवकाश काल के लिए यदि बात की जाए, देखिए अवकाश काल के लिए बात अगर करेंगे तो उसमें मेन चीज़ क्या होती है आपकी, जब आपको छुट्टी मिलती है यानी आपके जो हॉलीडेज होते हैं आप उनमें ऐसा क्या करें कि उनमें भी आप शिक्षा प्राप्त कर पाएँ, शिक्षा दो लोगों को प्राप्त भी कर पाएँ और प्रदान भी कर पाएँ। ठीक, अब समय काल एवं स्थान देश से संबंधित शिक्षा के, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद में हम लोग क्लास को करेंगे एंड। ये आज का आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद 1.5.7 मतलब ये दोनों तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। देखिए सबसे पहले क्या होता था प्राचीन काल में, यदि वेद पुराणों की बात की जाए, अब हमको यहाँ पे हिस्ट्री से समझाना है आपको पूरा, ये मान के चलिए आप हिस्ट्री से आज वर्तमान में आएंगे कैसे। सबसे पहले वेदों के थ्रू जब आपको शिक्षा का ज्ञान हुआ, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, उसके बाद में बौद्ध हैं, बौद्धों ने क्या किया, अपना धर्म परिवर्तन है ना, उसके बाद में लोगों को अपने धर्म का ज्ञान देना। ठीक, अब यहाँ पे ये नहीं कि आप गौतम बुद्ध के बारे में ही पूरा लिखने लगे, ऐसा नहीं करना है कि उनको महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ और इस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनकी जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया, उनके बचपन का नाम राहुल था, 29 वर्ष की अवस्था में वो घर से चले गए थे जिसको महापरिनिर्वाण गया, उसको महाविनिष्क्रिमण कहा गया। ये जो भी सारी चीज़ें होती हैं, गौतम क्या कहते हैं बुद्ध, ये सब क्या था, कैसे था, क्यों हुआ, उनका जीवन परिचय, ये नहीं पढ़ना है आपको यहाँ पे पूरा, आपको ये पढ़ना है कि कैसे कैसे शिक्षा में परिवर्तन आया और अब आधुनिक हिसाब से क्या क्या और परिवर्तन आएंगे जीवन में। ठीक, तो प्राचीन काल से ही यदि बात की जाए तो मनुष्य को 3 पक्षों, पहला प्राकृतिक सामाजिक एवं आध्यात्मिक पक्षों का विकास करना था। ठीक है, किसी भी देश के संपूर्ण विकास का भार शिक्षा पर ही होता है, शिक्षा द्वारा ही देश अपनी प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। देश हित में व्यक्ति के समस्त पक्षों के विकास के साथ ही साथ उसमें राष्ट्रीयता, देशभक्ति, नागरिकता, लोकतंत्र एवं व्यावसायिक विकास करने के उद्देश्य शिक्षा द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। किसी भी देश एवं काल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य में परिवर्तन होते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है आपको साफ साफ कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन, ज्ञान का विकास, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध एवं पालन करना, संस्कृति का अपनी संरक्षण करना। और अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि वैदिक काल के पश्चात, पहले आपने शिक्षा कहाँ से ज्ञान ग्रहण की, वैदिक काल, वैदिक काल के बाद में क्या है आपका बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बाद में जैन धर्म आया, मतलब आगे ही पीछे आए, बौद्ध धर्म जैन धर्म साथ साथ ही रहे। ठीक, उसके बाद में क्या हुआ, 1192 में जब आपका मोहम्मद गौरी ने दिल्ली सल्तनत के राजा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तो वहाँ का दिल्ली का जो शासक बना वो कौन बना, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम धर्म की सब चीज़ें थी उनका प्रसार किया और इस्लाम के धर्म को उन्होंने मान्यता दी। उद्देश्य इनका क्या था, ज्ञान का विकास करना, इस्लामी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, ठीक है, नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। कुल मिला के इन्होंने पूरा क्या किया, मुस्लिम का पूरा प्रचार प्रसार किया। फिर 1913 में जब ब्रिटेन आए, मतलब ब्रिटेन के अंग्रेज व्यापारी हैं, तो उन्होंने फूट और शासन डालो नीति अपनाई और साथ में क्या किया, बहुत
अंग्रेजों द्वारा स्थापित शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य पाश्चात्य भाषा, साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का विकास, यूरोपीय संस्कृत का प्रचार प्रसार, शासन कार्य हेतु पढ़े लिखे लोग तैयार करना तथा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो इन्होंने क्या अपनाया? ईसाई धर्म को हमारे भारत देश में लाए, ठीक है। और उसके बाद में जब 1947 में अपना भारत देश आज़ाद हुआ तो देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित हुई थी, ठीक। तो अतः स्पष्ट यहाँ से क्या हो जाता है कि निरंतर समय परिवर्तन के साथ शिक्षा के उद्देश्य भी परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। स्थान के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? अब स्थान के अनुसार कैसे? देखिए, भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियाँ, उनकी शासन प्रणाली, आर्थिक तंत्र और जीवन दर्शन में भिन्नता होती है, अतः उसी के अनुरूप उनकी शिक्षा के उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं। प्रत्येक देश की शासन प्रणाली भिन्न होती है, परंतु एक ही शासन प्रणाली वाले देशों की शिक्षा में कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होती है। जैसे भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब क्या है? यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, लेकिन जो हम लोगों के शैक्षिक उद्देश्य हैं उनमें भिन्नता है, यानी उनमें डिफरेंशिएंसी है। अगर चीन की बात करें तो चीन में शिक्षा द्वारा बच्चों को राष्ट्र का गुलाम बनाया जाता है। वहीं यदि रूस की बात करें तो रूस में बच्चों को क्या? सेवक के रूप में शिक्षा दी जाती है। आज कुछ देशों की शिक्षा के उद्देश्य में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, परंतु इस्लामिक देशों में आज भी शिक्षा का उद्देश्य वही है जो पूर्व समय में था। ये आज का आपका अंतिम टॉपिक है कि लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा के उद्देश्य। और इसके बाद में याद रखिएगा कल, देखिए आपकी इस वाले टॉपिक, इस वाले बुक में पूरी इस पेपर में आपकी 5 यूनिट है, ठीक है। तो कल आपका लास्ट पॉइंट होगा, लास्ट चैप्टर होगा यूनिट 1 का। सो अल्टीमेटली आपकी यूनिट 1 कल से हो जाएगी कंप्लीट। कल की क्लास ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि कल आपको मैं अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और उसके बाद में दीर्घ उत्तरी प्रश्नोत्तर भी दिखाऊंगी कैसे पेपर में पूछे जाते हैं पूरे यूनिट 1 के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक। थोड़ा सा एक टॉपिक होगा आपका, वो भी शिक्षा के उद्देश्य से ही जुड़ा होगा, ठीक। वो पढ़ाएंगे और उसके बाद में आपको हम लोग साथ में डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, जिससे आपको ये पता चल जाए कि पेपर में लिखेंगे कैसे, आना क्या है, ठीक। तो कल की क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति के लोग निवास करते हैं, परंतु इन सभी में राष्ट्र के प्रति एकता की भावना पाई जाती है। कभी जैसे बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, बस वही। अब इसमें क्या होता है? शारीरिक विकास, एम्स ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेटिक इंडिया में पहला पॉइंट। अब देखिए, आप सोचते होंगे मैम अब तो इतने सारे पॉइंट्स पढ़ा देती है, मैं क्या क्या याद रखूँ। जब मैं आपको 10 पॉइंट पढ़ाऊँगी मे भी तब आप उसमें 6 या 7 याद रख पाएँ, ठीक है। पेपर टाइम तक पता चले आप वहाँ पे गए, इतना प्रेशर हुआ, आप सिर्फ 5 ही लिख पाएँ। इसलिए मैं आपको पूरे पॉइंट्स पढ़ाती हूँ, साथ में उसकी डिटेल डिस्कशन भी करती हूँ। शारीरिक शिक्षा के रूप में यदि बात की जाए तो आज हमारे देश में रहन सहन, आचार विचार बहुत प्रदूषित होते जा रहे हैं। तो शिक्षा के द्वारा इन पक्षों का विकास तथा तद अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। इसके साथ दूषित भोजन और मद्यपान से संबंधित बीमारियों से सचेत करना होगा, और यह कार्य जीवन की प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा द्वारा करना होगा। सब कुछ अगर आप देखें तो शिक्षा पर ही निर्भर है। कोई चीज़ डायरेक्टली तो कोई चीज़ इनडायरेक्टली। जैसे बोलते हैं कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से, पकड़ना कान ही है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि आप कुछ भी देखें, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, वो सब कुछ किससे जुड़ा हुआ है? शिक्षा से जुड़ा हुआ है। मानसिक विकास, जो शारीरिक विकास होता है ना, देखिए शारीरिक विकास और मानसिक विकास शिक्षा के ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ऐसे समझ लीजिए आप। शिक्षा के उद्देश्य द्वारा मानसिक विकास करना होता है, ठीक। उसके बाद में देखिए यहाँ पे साफ साफ है कि अतः शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रयोग द्वारा बालक की भय, चिंता, कुंठा, तनाव आदि असंतुलन से बचने के उपाय ढूंढकर उनका समस्या का समाधान किया जाता है। वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्य, अभी मैंने उस दिन आपको इंडिविजुअल और पूरा ये बहुत अल्टीमेटली तरीके से पढ़ाया था। तो देखिए कुछ चीज़ें आप प्रीवियसली क्लास से भी देख सकते हैं। अभी औपचारिक शिक्षा से जुड़ी बात आई थी, तो मैंने मतलब मेरा मानना ये है कि जो चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं, आपने अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो देखिए 30 मिनट्स की भी अगर आपकी क्लास है, आप उसे 2x की स्पीड से देखेंगे तो आपकी 15 मिनट्स में क्लास कंप्लीट हो जाएगी। क्या जा रहा है भाई, 15 मिनट ही तो पढ़ना है आपको।
अब देखिए, सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास। किसी भी समाज की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी संस्कृति होती है। संस्कृति के द्वारा ही उस समाज विशेष की जीवन शैली, खान पान, धर्म, मूल्य एवं प्रतिमान प्रभावित होते हैं। बालक प्रायः अपने परिवार एवं समाज के द्वारा संस्कृति को सीखता है, परंतु भारत एक विभिन्न समाजों एवं संस्कृति वाला देश है, जिसमें बालक अपनी संस्कृति एवं जाति समूह के प्रतिमानों को ही सीखते हैं तथा महत्व देते हैं। अतः अपने देश में शिक्षा द्वारा संस्कृत सहिष्णुता का विकास करना आवश्यक है। इसे उद्देश्य की पूर्ति हेतु विद्यालयों में प्रायः एक दूसरे की संस्कृतियों को स्पष्ट ज्ञान कराए। इसके साथ ही अन्य राज्यों देशों का ज्ञान करा के उनके प्रति आदर भावना और उदार भावना का विकास करना है। देखो, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत बेस्ट दिया था उस दिन कि बच्चे को नहीं पता होता है ना कि क्रिसमस किसका त्यौहार है, दिवाली किसका है, मतलब वो कौन सेलिब्रेट करता है, वो कौन सेलिब्रेट करता है। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं कि अरे बेटा ईद है, पता चले ईद है, और उसके बाद में मान लीजिए आप हिंदू हैं, है ना, और मान लीजिए कि पर्व को लोहड़ी है, तो लोहड़ी है तो स्कूल में छुट्टी हुई, बच्चे ने आपसे पूछा कि लोहड़ी है, आपने कहा कि अपने ऐसे नॉर्मली मम्मी लोग बोल देती ना हमारे यहाँ नहीं होती है, तो बच्चे के दिमाग में क्या गया कि अरे ये हमारा त्यौहार है ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोहड़ी है तो आप बच्चे को बताइए कि हाँ लोहड़ी का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है ना, और इसमें क्या मान्यता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप बच्चे को बताइए। उससे क्या होगा कि अलग अलग जातियों के प्रति, देशों के प्रति उसके मन में एक विशेष भावना उत्पन्न होगी। तो ये उसका क्या होगा, सामाजिक विकास होगा, मानसिक विकास भी होगा, उसके सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ेगी। यदि व्यावसायिक विकास की बात की जाए, देखिए जिस प्रकार शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों की, रहने के लिए घर की एवं खाने के लिए भोजन की अत्यंत आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन को सुखमय बनाने के लिए अन्य अनेक साधनों की भी आवश्यकता होती है। उनका उत्पादन करने के लिए हमें किसी भी व्यवसाय से संबंधित व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। अतः किसी भी देश की शिक्षा का एक उद्देश्य व्यावसायिक विकास होना चाहिए। हमारे वर्तमान भारत की शिक्षा की भी है। विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आवश्यक है कि हम अपने देश के नागरिकों को किसी व्यवसाय की शिक्षा दें। देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी व्यावसायिक शिक्षा अति आवश्यकता है। मोदी जी स्वरोजगार योजना लेकर के आए थे, इसीलिए, है ना। यहाँ पर मेरा उद्देश्य किसी पार्टी को बहुत ज़्यादा ये करना वो करना, प्रमोट करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल स्वरूप आपको बता रही हूँ। लोकतंत्र एवं लोकतंत्रीय नागरिकता की शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, देश के आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की प्राप्ति, धार्मिक सहिष्णुता का विकास, नैतिक एवं चारित्रिक शिक्षा, ये सब चीज़ें आपकी किसके अंतर्गत आ जाएंगी बताइए। ये सब चीज़ें आपकी लोकतंत्रीय भारत में शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएंगी। सो देखिए, आज हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, और यदि अंत में बात करें तो नैतिकता एवं चरित्र मनुष्य का वह गुण है जो उसे स्वार्थ की सीमा से निकालकर समाज हित की ओर अग्रसर करता है। नैतिकता के अभाव में कोई समाज बहुत दिन तक जीवित नहीं रह सकता है। अगर आपके अंदर मोरालिटी नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, कहते हैं ना, उनके अंदर तो बिल्कुल मानवता है ही नहीं। देखिए, मनुष्य में और पशु में जो अंतर है ना, वो क्या है, शिक्षा के ही बेस पे तो अंतर है। देखिए, हम लोगों के अंदर शिक्षित हैं हम लोग, तभी तो हम लोगों को सारी चीज़ें पता है ना। हम लोगों के बीच का अंतर यही है ना। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को शिक्षा के उद्देश्य जानने होंगे, और साथ में हम तो शिक्षित अगर हैं, तो अगर कोई शिक्षित नहीं है उसको भी शिक्षित बनाना होगा। साथ में आने वाले समय में आने वाले पीढ़ी को भी उतना ही ज्ञान देना होगा जितना हमें मिला है, और वो अपने हिस्से का ज्ञान तो उस समय सीख ही लेंगे। इसलिए किसी भी देश की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक एवं चारित्रिक, यानी कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मजबूत होना चाहिए। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है। आप देखिए, आइए एक अंतिम बात आपको मैं और बता दूं इम्पॉर्टेंट, वो ये कि आपको यदि इस क्लास की PDF चाहिए और साथ में कोई भी वीडियो आता है उसका फटाफट से नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अगर आप चलाते हैं, मतलब टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PG पॉइंट से जुड़ जाइए। अब इसका लिंक कहाँ मिलेगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और साथ में कमेंट सेक्शन जहाँ से आप कमेंट करते हैं ना, वहाँ पर हम इस लिंक को पिन कर देंगे। तो आप वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप चैनल पे ज्वाइन का ऑप्शन है, तो वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। सो ये हो गई टेलीग्राम की बात। अब देखिए, अब मेन चीज़ क्या है कि ये आपका पेपर 1 जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, या अगर आप लोगों का सपोर्ट बढ़िया रहा, बच्चे बढ़िया जुड़ते रहें, तो साथ में ही पेपर 2 भी शुरू कर देंगे। 8 पेपर होने हैं आपके, ठीक। तो 6 पेपर तो कॉमन है, CSGM की यदि बात कर रहे हैं हम, तो 6 पेपर जो कॉमन है आपके, वो तो सबको ही पढ़ना है। तो उन्हीं में से हम कोई दूसरा पेपर आपका शुरू कर देंगे, जिसमें किसी का भी नुकसान ना हो। लेकिन ये तब होगा जब हमें सपोर्ट मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है एक बार। मैम वो सब्सक्राइब करेंगे ही नहीं, वो करें या ना करें, आपको अपना कर्म करना है, ठीक। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। थैंक यू एंड टाटा बाय बाय, टिल देन टेक केयर।